नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली यह कि पाकिस्तान की फौज ने उन आतंकवादी अड्डों को फिर से एक्टिवेट कर दिया है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया गया था। यह आतंकवादी कैंप एक बार फिर पाकिस्तान की फौज की निगरानी और प्रोटेक्शन में है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में रिवाइव किए गए इन टेरर कैंप्स को कैसे तबाह करना है, इसका एक और फॉर्मूला आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया। आज डीआरडीओ ने ड्रोन के जरिए मिसाइल फायर करने का टेस्ट किया। इसकी सफलता देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट गए। मेरे पास पाकिस्तान में फिर से तैयार किए गए टेरर कैंप की तस्वीरें हैं। मेरे पास भारत के ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों की तरफ फायर की गई मिसाइल्स की तस्वीरें हैं और ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज चीन क्यों पहुंचे और बीजिंग में पैर रखते ही आसिम मुनीर को चीन से फटकार क्यों पड़ी। आसिम मुनीर ने चीन से क्या मांगा और चीन के वाइस प्रेसिडेंट ने आसिम मुनीर को क्या हिदायत दी। आज भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान का एक एक आतंकवादी अड्डा भारत के निशाने पर है। मैं आपको जनरल चौहान की बात भी सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के दिलो दिमाग में खौफ की लहर दौड़ा दी। ड्रोन वॉरफेयर में आज भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आज भारत ने ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने की सक्सेसफुल टेस्टिंग की। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लॉन्च की जिसने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट किया। ड्रोन से मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी आने के बाद हमारी फोर्सेस अब दुश्मन के ठिकानों पर, आतंकवादियों के अड्डों पर और भी सटीक निशाने लगा सकेंगी। न फाइटर जेट की जरूरत होगी, न पायलट्स को रिस्क लेने की आवश्यकता होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में होगा। भारत अपनी सरहद पार किए बगैर दुश्मन के ठिकानों को उड़ा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ड्रोन से मिसाइल लॉन्च की कामयाबी पर डीआरडीओ को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा, यह भारत की बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटीज का एक और एग्जाम्पल है। इससे साफ है भारत अब बेहद क्रिटिकल डिफेंस टेक को बनाने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार भारत की ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। एनएलसी अजीत डोवल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान कह चुके हैं कि यह ड्रोन युद्ध का दौर है और भारत को स्वदेश में ही नए से नए और ताकतवर ड्रोन डेवलप करने होंगे। आज का ड्रोन से मिसाइल फायर करने का टेस्ट इस क्षेत्र में मिली बड़ी कामयाबी है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमारी फोर्सेस अलर्ट मोड में हैं क्योंकि हमें मालूम है कि सरहद के पास पाकिस्तान कैसी हरकतें कर रहा है। There are no runners-up in war, and this will be giving examples of Operation Sindoor, which still continues. Our preparedness level has to be very high. It's 24/7, 365 days. We are living in that kind of an environment, and it's only scholar warriors that can ensure this readiness by thinking differently, connecting the dots across this complete kind of an spectrum. जनरल अनिल चौहान ने यह बड़ी बात क्यों कही, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। आज इस बात के पक्के सबूत सामने आए कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के उन अड्डों को फिर से रिवाइव करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया गया था। पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने पंजाब सूबे और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में फिर से टेरर कैंप्स एक्टिवेट कर दिए हैं। ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिनसे पाकिस्तान की ये नापाक हरकत कंफर्म हो गई है। पीओके से जो तस्वीरें आई उनसे पता चलता है कि पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट वीडियो पीओके के अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप का है जो पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास है।
भारत ने इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट करने के लिए जिन 21 टेरर कैंप्स की लिस्ट बनाई थी, उनमें अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप भी शामिल था। हालांकि इस कैंप पर अटैक होता इससे पहले ही दहशतगर्दों को वहां से भगा दिया गया था। इसलिए हमारी एयरफोर्स ने इस टेरर कैंप को टारगेट करने में वक्त बर्बाद नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई ने अब्दुल्ला बिन मसूद कैंप को भी बंद कर दिया था, लेकिन इस कैंप में फिर से आतंकवादी भेजे गए हैं, इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया है। अब्दुल्ला बिन मसूद कैंप के साथ साथ पाकिस्तान ने पीओके में टेरर लॉन्च पैड भी एक्टिवेट कर दिए हैं, ताकि आतंकवादियों को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भेजा जा सके, घुसपैठ कराई जा सके। ये तस्वीरें पीओके के चिल्लाबंदी टेरर लॉन्च पैड की हैं, जहां एक बार फिर से टेररिस्ट एक्टिविटी देखी गई है। इंटेलिजेंस के मुताबिक चिल्लाबंदी का यह लॉन्च पैड हाफिज सईद मसूद अजहर का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इस्तेमाल करता है। मई में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से जैश के आतंकियों ने यहां डेरा डाल दिया है और वो भारत में घुसपैठ की फिराक में है। पाकिस्तान से लश्कर और जैश के आतंकवादियों की ट्रेनिंग की तस्वीरें भी आई हैं। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तमाम आतंकी संगठनों के आकाओं को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड रहने की सलाह दी थी। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तानी फौज ने अपनी हिफाजत में रखा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से टेररिस्ट लॉन्च पैड और उनके ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पीओके में लूनी, पुडवाल, जमीला पोस्ट, उमरान वली, चपरार, छोटा चक और जंगलोरा में घने जंगलों के बीच नए टेरर कैंप खड़े किए जा रहे हैं। इन टेरर कैंप्स में पाकिस्तानी आर्मी थर्मल इमेजिंग सिस्टम, फोलिएग पेनिट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट सर्विलांस की इक्विपमेंट लगा रही है। इसके अलावा आईएसआई उन 13 टेरर लॉन्च पैड्स को भी फिर से एक्टिवेट कर रही है, जिनको बंद कर दिया गया था। इनमें केल, दुधनियाल, जुरा, लीपा वैली, पाचीबंद, नयाली, जानकोट, चकोटी और निकैल के लॉन्च पैड शामिल हैं। पाकिस्तान अपनी टेरर एक्टिविटीज को चलाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से मिले कर्ज की रकम इस्तेमाल कर रहा है। एडीबी ने पाकिस्तान को $35 करोड़ का कर्ज दिया था, जिसका इस्तेमाल महिलाओं को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने के लिए था, लेकिन पाकिस्तानी फौज इस लोन को आतंकवाद की फंडिंग में इस्तेमाल कर रही है, इसके सबूत मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डर के मारे छुपे आतंकवादी भी अब पाकिस्तान में खुलकर घूमने लगे हैं। बहावलपुर और मुरीदके में आतंकियों के अड्डे फिर से हलचल होती दिखाई दे रही है। पता लगा कि जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर से हुई तबाही को देखने पहुंचा। उसने कैमरे से छुपकर जैश के दहशतगर्दों को एड्रेस भी किया, जिहाद के लिए पैसे जुटाने की गुजारिश की। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी भी रैलियां करके फंड जुटा रहे हैं। पाकिस्तान को एफएटीएफ के बैन से बचाने के लिए लश्कर ए तैयबा ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से नया संगठन खड़ा कर दिया है। हाफिज सईद का बेटा तल्ला सईद, टीआरएफ का सरगना सैफुल्ला कसूरी और दूसरे प्रतिबंधित आतंकवादी अब पीएमएमएल के नाम से रैलियां कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हम गर्दनें मारेंगे, हम खून बहाएंगे, हम जिहाद करेंगे, जिहाद के लिए अपनी हर चीज को कुर्बान करेंगे। हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह सफा हस्ती से मिटाएंगे और मिटाओगे अगर साथ दोगे तो बात आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद जिहादे हिंद का, गज़वा-ए हिंद का आगाज हो गया है। ये गज़वा-ए हिंद इंशाअल्लाह ये तब तक चलेगा जब तक इनके खून को अच्छी तरह बहा नहीं लिया जाता। इनके जोड़ जोड़ पर मारो, इनकी गर्दनों पर मारो, जहां से इनको दुख होता है, दर्द होता है,
वहां मारो। हम इंशाअल्लाह आपके सामने लोगों को जमा करेंगे, यही लोग खड़े होंगे, ये इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद लड़ने के लिए तैयार है। और क्या तैयार हो? और ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हो? अगर आज ये हुक्म आ जाए कि सबने निकलना है, बॉर्डर की तरफ जाना है, जाने के लिए तैयार हो? और क्या हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हो? क्या इनकी गर्दनें मार करने के लिए तैयार हो? क्या इनका खून बहाने के लिए तैयार हो? सारे के सारे तैयार हैं फैसल भाई, आए आप इनको आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह पूरा काफिला तैयार है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो को अमेरिका और ब्रिटेन के दौर पर भेजा था, तो बिलावल यही दुखड़ा रोते थे कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियोस पाकिस्तान से आए हैं, उनसे पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। एक बार फिर से पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम मारने और काटने की और भारत के खिलाफ जिहाद की धमकियां दे रहे हैं। आपको इजाजत दी जाती है, आप जिहाद करेंगे, आप लड़ाई करेंगे, आप मुकाबला करेंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको तंग किया है। दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो, दुनिया के अंदर कामरानी चाहते हो, तो नुस्खा एक है, एक नुस्खा। और वो नुस्खा क्या है कि दुश्मनों को ललकारा जाए, उनको मारा जाए, उनको काटा जाए। और आज देख लीजिए कि हिंदुस्तान किस तरह मुसलमानों को ललकारता है। नहीं जानता कि हमारी तारीख तो जंगों की तारीख है। ये असला हमारा जेवर है। मुसलमान कभी इससे घबराया नहीं करता। इस बात के पूरे आसार हैं कि पाकिस्तान फिर से मिस एडवेंचर करेगा। जनरल आसिम मुनीर को लगता है कि 4 दिन की लड़ाई में बुरी तरह मार खाकर भी उन्हें बहुत फायदा हुआ। जो पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा हाथ में लेकर घूम रहा था, वो पहलवान बनकर ताल ठोकने लगा। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए इररिलेवेंट हो गया था, उसे वेस्टर्न मीडिया ने भारत जैसी महाशक्ति के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। रही सही कसर ट्रंप ने पूरी कर दी। 25 बार सीज फायर के पापा होने का दावा किया, 5 प्लेन्स के गिरने की बात भी कर दी। जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच कराया। जिस पाकिस्तान को कुछ महीने पहले तक ट्रंप कुछ नहीं समझते थे, उसे भारत के साथ एक तराजू में तोल दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को चीन से हथियार मिले, टर्की से ड्रोन भी मिले और ऑपरेटर भी। चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दी, पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर लड़ी। किसी भी फौज को और क्या चाहिए। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह हुए, एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुए, एयर बेसिस तबाह हुए, पर वेस्टर्न मीडिया ने परसेप्शन बनाया जैसे पाकिस्तान ने भारत का बहुत नुकसान कर दिया। जिस फौज के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठने लगी थी, वही नकारा फौज अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगी। अब पाकिस्तान के अंदर इंप्रेशन यह है कि ट्रंप मीडिया में भारत को ठोकने में लगे हैं। चीन पाकिस्तान की फौज का माई बाप बना हुआ है, पाकिस्तान को लोन भी मिलने लगा है। ऐसे में जनरल मुनीर का दिमाग खराब हो जाए तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। यह बात अलग है, इस बार पाकिस्तान को मिस एडवेंचर बहुत भारी पड़ेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जो कुछ सीखा है, वो पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए काफी है। पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को एक्टिवेट करने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन पहुंच गए हैं। लेकिन मुनीर बीजिंग पहुंचते इससे पहले ही पाकिस्तान में कुछ चाइनीज नागरिकों पर हमला हुआ। एक चीनी नागरिक की मौत हो गई। इसलिए जैसे ही जनरल मुनीर बीजिंग में चीन के वाइस प्रेसिडेंट होंगझेंग और विदेश मंत्री वांग यी से मिलने पहुंचे, तो हाथ मिलाने के फौरन बाद चीन के विदेश मंत्री जनरल मुनीर को फटकार लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार, पुलिस और फौज जब चीन के नागरिकों को भी सुरक्षा नहीं दे सकती, तो पाकिस्तान पर यकीन कैसे किया जाए। चीन के वाइस प्रेसिडेंट ने भी मुनीर से कहा कि पाकिस्तान को अपने यहां काम कर रहे चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स और कारोबारियों को पक्की सुरक्षा देनी होगी। यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और अब तक पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। मजे की बात है कि जनरल आसिम मुनीर
चीन से पाकिस्तानी फौज के मॉडर्नाइजेशन की मदद की गुहार लगाने बीजिंग गए थे, लेकिन मदद के बदले फटकार मिली। पाकिस्तान भूखमरी का शिकार है, लेकिन अपने नागरिकों को रोटी देने के बजाय पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज दहशतगर्दों को पैसा बांट रही है। पाकिस्तान में अब तक तो आसिम मुनीर का हुक्म चलता है, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। पाकिस्तान की जनता फौज के खिलाफ सड़कों पर है। इमरान के सपोर्टर आसिम मुनीर के दुश्मन बन गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के अटैक में पाकिस्तानी फौज के जवान रोज मारे जा रहे हैं। इसलिए आसिम मुनीर अब मदद के लिए चीन भागे हैं, लेकिन चीन में भी स्वागत होने के बजाय जनरल मुनीर को डांट पड़ी। हालांकि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर आज चीन को भी बड़ा झटका लगा। चीन के चंगुल में फंसा मालदीव अब फिर भारत के गीत गाने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मालदीव पहुंचे तो माले में मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू भी आज बदले बदले नजर आए। आज प्रधानमंत्री मोदी का विमान माले एयरपोर्ट पर उतरा तो हवाई अड्डे पर मोदी के स्वागत के लिए खुद मोहम्मद मुइज़ू खड़े थे। उनके साथ मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी मोदी का इंतजार कर रहे थे। आपको याद होगा, ये वही मोहम्मद मुइज़ू हैं जिनका पूरा इलेक्शन कैंपेन भारत के खिलाफ था और राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ू परंपरा तोड़ते हुए पहले भारत आने के बजाय पहले चीन के दौरे पर गए थे। लेकिन अब मुइज़ू की समझ में आ गया कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा चीन नहीं, पड़ोसी भारत ही मालदीव के काम आएगा। आज वो अपने 4 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। माले में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम के दौरान मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई और तीसरी बार मालदीव के दौरे पर पहुंचे मोदी कल मालदीव की आजादी के 60 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होंगे। मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल भी मालदीव में हैं। आज डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद भारत और मालदीव ने कई समझौतों पर दस्तखत किए। भारत ने मालदीव को करीब 5,000 करोड़ का सस्ता लोन देने का ऐलान किया है और इसके अलावा भारत ने मालदीव को दिए गए पिछले कर्ज चुकाने की मियाद भी बढ़ा दी है। फॉरेन करेंसी की कमी से निपटने में मदद के लिए भारत ने मालदीव को करेंसी स्वैप की फैसिलिटी भी दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने माले में भारत की मदद से चलाई जा रही कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें मालदीव के रक्षा मंत्रालय की नई बिल्डिंग भी शामिल है। इस बिल्डिंग में आज मोदी के सम्मान में उनकी तस्वीर लगाई गई। मोदी ने माले में भारत की मदद से बनाए गए हाउसिंग प्रोजेक्ट, माले के हवाई अड्डे की नई बिल्डिंग और रनवे, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और ऐसी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि भारत मालदीव का सबसे नजदीकी पड़ोसी है और हर मुश्किल वक्त में भारत ने मालदीव का साथ दिया है और आगे भी देता रहेगा। चीन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, भारत और मालदीव दोनों चाहते हैं कि हिंद महासागर का इलाका पीसफुल और स्थिर रहे। कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में साथ मिलकर हम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। चीन ने मालदीव को इन्वेस्टमेंट का लालच देकर
अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने मालदीव की आर्थिक मदद करके चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। अब भारत ने मालदीव में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बातचीत शुरू कर दी है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात की जा रही है। इस मदद के लिए आज मुइज़ू ने कई बार भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुइज़ू ने कहा कि भारत ने मालदीव की हर सेक्टर में मदद की है और इसके लिए मालदीव भारत का एहसानमंद है। We appreciate the pivotal role played by India in supporting the Maldives to manage मालदीव की अर्थव्यवस्था और हमारी पूंजी की दिक्कतें दूर करने में बार बार मदद करने के लिए हम भारत का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत ने हमें 40 करोड़ डॉलर की करेंसी स्वैप की सुविधा दी है। इसी साल मई में भारत ने हमारे ट्रेजरी बिल की अदायगी का समय 1 साल के लिए बढ़ाया है। भारत नियमित रूप से मालदीव को जरूरी सामानों की सप्लाई करता रहा है, जो हमारे द्विपक्षीय संबंध का एक प्रमुख पहलू है। भारत ने मालदीव के सुरक्षा बलों को 72 हैवी व्हीकल्स दिए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हेल्थ सेक्टर में मालदीव के प्रमुख साझेदार के तौर पर भी भारत का शुक्रिया अदा करता हूं। भविष्य में हम उच्च स्तरीय दौरों के जरिए तमाम क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बनाए रखने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मैं मालदीव और भारत सरकार के संबंध लगातार बेहतर बनाने के आपके प्रयासों के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। for your commitment to जब मुइज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे तो भारत की डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाया गया था। सेल्फ अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि मालदीव चाइना के कब्जे में चला गया है। उन्होंने कहा था कि मालदीव की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि भारत का बहुत नुकसान करेगा, पर अजीत डोवल ने बाजी पलट के दिखाई। आज उसी मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी, बार बार शुक्रिया अदा किया। अब मालदीव से इंडिया आउट कहने वाले चुप क्यों हैं? अब बात करते हैं वोटर लिस्ट के रिवीजन की। आज वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन वाले फॉर्म को भरने की डेडलाइन खत्म हो गई। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। राजनीतिक दलों को अगर कोई आपत्ति है तो वो भी इस दौरान अपनी शिकायतें चुनाव आयोग को दे सकते हैं। 1 सितंबर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। आज चुनाव आयोग ने जो फिगर्स जारी किए उनके मुताबिक 1 महीने की मुहिम में 99.8% वोटर्स को कवर किया गया। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। इनमें 22 लाख नाम वो हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा 35 लाख वोटर वो हैं जो बिहार से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम काटे जाएंगे। 7 लाख ऐसे लोगों के नाम काटे जाएंगे जिनके नाम पर एक से ज्यादा जगह वोट बने हैं। जब 1 लाख से ज्यादा लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह क्लियर किया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के प्रोसेस में राजनीतिक दलों की तरफ से अपॉइंट किए गए BLA भी शामिल थे। इसलिए अगर किसी को नाम कटने या जोड़ने पर ऑब्जेक्शन है तो वो सबूत के साथ चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर कोई गलती हुई होगी तो उससे दुरुस्त किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज वोट्स के रिवीजन का काम पूरा हुआ और आज ही बिहार में मौजूदा विधानसभा का आखिरी सेशन भी पूरा हुआ। लेकिन असेंबली में पिछले 4 दिन से जिस तरह से कुर्सियां फेंकी जा रही थी, माइक तोड़े जा रहे थे, गाली गलौज हो रहा था, उसे देखते हुए सत्र के आखिरी दिन JDU और BJP के विधायक हेलमेट पहनकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने हेलमेट पहनकर पहुंचे विधायक से पूछा ये करने की क्या जरूरत थी। तो विधायकों ने कहा कुछ ही दिन बाद चुनाव है, ज्यादा मेहनत करनी है, अगर विधानसभा में सिर फूट गया तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा का ख्याल करके ये हेलमेट पहना है। क्या वजह है हेलमेट पहनकर? राजद के जो गुंडा लोग हैं, कभी रोड़ा पत्थर न कहीं मार दे। हम लोग जनता का चुने हुए प्रतिनिधि है, तो हम लोग हेलमेट पहन करके और जा रहे हैं। माहौल को इतना गंदा कर दिया है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है, इसलिए हम लोग ये हेलमेट पहन के आने की जरूरत पड़ गई। जो असुरक्षा का माहौल सदन के भीतर हो गया है, महागठबंधन के लोगों ने बनाया है अपने सुरक्षा के लिए, एनडीए के विधायकों ने हेलमेट। क्या ऐसी स्थिति आज भी लग रहा है विधानसभा के अंदर हुई कि विधायक को हेलमेट पहन के आना पड़े?
कल जिस तरह का स्थिति था आज भी उसी तरह का स्थिति का माहौल बनाया हुआ है। मुझे डर लगा, इसलिए आज हेलमेट पहन के आया हूँ। अंदर भी हेलमेट पहन के ही जाऊंगा। कल की स्थिति क्या थी? वाकई हाथापाई की नौबत आ गई? अगर थोड़ी देर और वेट होता तो हाथापाई तो होना ही था, हाथापाई होना ही था। ये कहीं विधानसभा में जिस तरह का अप्रिय घटना हो रही है वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आरजेडी नेताओं ने इसे बीजेपी विधायकों की नौटंकी करार दिया। जो भाई वीरेंद्र सिंह कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सदन में उचक्का बता रहे थे, बाहर आकर कह रहे थे कि मुंगेर वालों का खून गर्म होता है, इसलिए कह दिया कि माफी नहीं मांगेंगे। आज जब जेडीयू और बीजेपी विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे तो भाई वीरेंद्र सिंह कहा एनडीए के नेता नौटंकीबाज हैं, इसलिए हर जगह ड्रामा करते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी और ये नाटकबाज हैं। जिनके प्रधानमंत्री ही नाटकबाज हो तो उसके विधायक नाटकबाज नहीं हो। कह रहे हैं कि ईंट पत्थर चला सकते हैं आप? नहीं, ईंट पत्थर चलाने वाले हमारी पार्टी नहीं। हमारा पार्टी समाजवादी विचारधारा के रहने वाले मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये लोग हेलमेट नाटक कर रहे हैं। नाटक से कुछ नहीं। 2 दिनों में जो तस्वीर आई उसमें तो कई बार हाथापाई और धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। ये जो बीजेपी में गुंडा को मंत्री बनाएगा, बैंक रोबरर को मंत्री बनाएगा और शूटर को मंत्री बनाएगा, इस गुंडा राज के खात्मा के लिए हम लोग आंदोलन। क्यों डर रहे हैं ये लोग आरजेडी से? नहीं, ये नाटक कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी नाटक करते हैं उसी तरह ये लोग भी नाटक कर रहे हैं। हालांकि असेंबली में घुसने से पहले सभी विधायकों के हेलमेट बाहर रखवा दिए गए और अंदर मारपीट की नौबत भी नहीं आई। हंगामा हुआ, जमकर हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर बहक गए। आरजेडी के सारे नेता वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधायक नारेबाजी कर रहे थे, नीतीश कुमार की सरकार पर इल्जाम लगा रहे थे। उसी वक्त नीतीश कुमार सदन में पहुंचे, उन्होंने राबड़ी देवी और दूसरी महिला विधायकों को भी काले कपड़ों में देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। घाय सुनिए पूरा घाय है। अरे पूरा घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे। ये कपड़ा जो पहने हो सब तो जो ही कह गई होगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन बिहार की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में जवाब दीजिए। नाम सब आराम पहन करके चल रहे हो। अरे ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही सुनिए कर रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। आप जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सदन नेता बोल रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं क्या? नीतीश कुमार ने काले कपड़ों की बात नहीं की, सिर्फ कपड़ों की बात कर दी। तेजस्वी ने इसे पकड़ लिया, नीतीश के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी पूर्व की भांति सचेत और स्वस्थ हो जाएं, बाकी बिहार की जनता तो सब देख ही रही है। हालांकि विधान परिषद में जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो राबड़ी देवी लगातार टोका टोकी कर रही थी, लेकिन सदन के बाहर आकर राबड़ी ने नीतीश कुमार की बात नहीं की। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को लुच्चा और गुंडा बता दिया। क्योंकि कल विधानसभा में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जिसका बाप अपराधी हो, जिसने बिहार को लूटा हो, वो बिहार को क्या समझेगा। इस पर आज राबड़ी देवी ने कहा वो सम्राट चौधरी को लंबे वक्त से जानती हैं, ये गुंडा किस्म का लुच्चा है, बोरिंग रोड पर बैठकर लड़कियों को छेड़ता था। बच्चों से बोरिंग रोड बैठ के बच्चों से हम लोग देखते हैं, लड़की के छेड़ते रहे, उनका दूसरा के गुंडाई करेंगे। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि कल सम्राट चौधरी का बयान जिस तरह मुद्दा बना उससे वो संभल गए। आज उन्होंने राबड़ी देवी को उसी अंदाज में जवाब नहीं दिया। सम्राट चौधरी ने कहा राबड़ी मां समान है, उनके पति को जिस तरह कांग्रेस ने अपराधी घोषित किया था उसे राबड़ी देवी को पीड़ा हुई होगी, इसलिए उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया होगा, कोई बात नहीं। राबड़ी देवी जी माता तुल्य है।
अब उनको स्वाभाविक है, पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है। बिहार असेंबली के लिए न तो ड्रामा नई चीज है, न हंगामा, न ही एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना किसी को आश्चर्यचकित करता नहीं है। आज नई बात तो वो है जो इलेक्शन कमीशन ने बताई। जो लोग वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का विरोध कर रहे थे वो बताएं, क्या जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम लिस्ट में रखे जाएं, या फिर जो लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए उन्हें जबरदस्ती वोटर लिस्ट में रखा जाए, या फिर उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएं जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में लिखे हुए हैं। मुझे लगता है ये सारे नाम हटाना चुनाव आयोग का काम है। अभी भी अगर किसी को आपत्ति है तो 1 महीने का टाइम है। किसी भी संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। हंगामा पार्लियामेंट में भी हुआ, दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल सकी और इसके बाद स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सोमवार से सदन ठीक से चलाने पर सहमति बन गई। तय हुआ कि सोमवार को लोकसभा में पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। 16 घंटे की बहस के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं को बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन अब कांग्रेस वोटर लिस्ट के रिवीजन के मुद्दे पर बहस के लिए अड़ गई है। आज फिर विपक्ष के नेताओं ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR लिखा हुआ एक पैम्फलेट फाड़कर डस्टबिन में फेंका। खड़गे ने कहा, बिहार में हार के डर से सरकार वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर रही है। विपक्ष के वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में भी वोटों की हेराफेरी की गई थी, इसके सबूत उनके पास हैं, लेकिन आज चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस आरोप का फैक्ट चेक कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा, राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कर्नाटक में चुनाव हारने वाले किसी नेता ने कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की, न डीएम के पास शिकायत की, न रिटर्निंग अफसर के पास शिकायत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा, कर्नाटक में इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो 10 पिटीशन फाइल की गई हैं उनमें से एक भी पिटीशन हारने वाले कैंडिडेट की नहीं थी। बीजेपी नेता और मोदी सरकार मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो इलेक्शन प्रोसेस से राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव हारते ही उन्हें हेराफेरी दिखने लगी। परसों इन्होंने कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात किया है। मेरा प्रश्न है, 23 में ठीक था क्या? 23 में आप में जीत गए ना? 23 में क्या हुआ था? तो 23 में जो ठीक था, जब बीजेपी सरकार था, इलेक्शन जब चल रहा था। 24 में आपके सरकार था सिद्धरामैया को, अगर गलत है तो सिद्धरामैया को पूछो ना। ये क्या चल रहा है देश में? राहुल गांधी जैसे नेता 23 में कर्नाटक में ठीक था, जीत के आया। 24 में लोकसभा में कम सीट आया, तो तब बोल रहे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो सिद्धरामैया का सरकार था, ऑफिसर आप ही पोस्ट किए थे, सभी DC, AC, तहसीलदार सब आप ही पोस्ट किए थे। क्या हुआ फिर? ये तो सब जो जब हारते हैं ना कांग्रेस को, EC के ऊपर, कांग्रेस को EV के ऊपर सब डाउट आता है, क्योंकि स्वयं अपने आप के ऊपर उनके डाउट है। हालांकि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम पूरा हो गया है, इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि इस मुद्दे पर सियासी गर्मी भी कुछ कम होगी। लेकिन अब नया इशू ऑपरेशन सिंदूर होगा। सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में अमित शाह, S जयशंकर, निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर बीजेपी की तरफ से बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस का जवाब दें। सरकार की तरफ से इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि जैसे सरकार यह तय नहीं कर सकती कि विपक्ष की तरफ से कौन बोलेगा, वैसे ही विपक्ष भी ये मांग नहीं कर सकता
कि चर्चा का जवाब सरकार की तरफ से कौन दे। चर्चा के दौरान ऑपोजिशन पार्टी से कौन बोलेगा ये सरकार तय नहीं कर सकता है, और सरकार की ओर से कौन जवाब देंगे इसका तय विपक्ष नहीं कर सकते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अधिकार है कि सरकार में कौन बोलना चाहिए कौन नहीं बोलना चाहिए, ये विपक्ष तय नहीं करेंगे, और विपक्ष भी अपने हिसाब से अपना लिस्ट ऑफ स्पीकर तैयार करे। बार बार वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देश के प्रधानमंत्री को बाध्य नहीं कर सकता है कब बोलना है कहाँ बोलना है, ये सरकार तय करते हैं। एक साथ सारे मुद्दे पे चर्चा तो हो नहीं सकता है, तो मल्टीपल डिमांड एक साथ में रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और कई मुद्दे हैं अलग अलग पार्टियों ने रखा है, तो मैं उसको जवाब दिया है कि पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। ये ऑपोजिशन पार्टी का ही मांग था, सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि सोमवार से पार्लियामेंट ठीक से चलेगी, ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस होगी, चर्चा में भाग लेने वालों को सरकार से सवाल पूछने चाहिए, ये उनका हक है, पर भारतीय सेना की उसके पराक्रम के लिए प्रशंसा में कमी नहीं रहनी चाहिए। फॉरेन मीडिया से बने परसेप्शन की बजाय भारतीय सेनाओं ने जो कहा उस पर भरोसा करना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के फौज का खूब मजाक उड़ाया गया, हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। बीजेपी को नीचा दिखाने के चक्कर में शालीनता से कोई समझौता ना हो। मोदी से हिसाब चुकाने के अवसर और बहुत मिल जाएंगे। जब बात देश की रक्षा की हो, देश के आत्मसम्मान की हो, सेनाओं के शौर्य की हो, तो इन पर किसी तरह की चोट नहीं होनी चाहिए। आज राजस्थान से दिल दहलाने वाली खबर आई। झालावाड़ में सुबह सुबह एक सरकारी स्कूल की छत ढह गई। मलबे में दबकर 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 बच्चे घायल हो गए, इनमें से 9 की हालत गंभीर है। यह हादसा झालावाड़ के पिपलोदी इलाके में हुआ। इस इलाके में सुबह से ही बारिश हो रही थी, फिर भी बच्चे स्कूल पहुंचे। बारिश के कारण असेंबली बाहर नहीं हो सकती थी, इसलिए बच्चों को एक क्लास में बैठाया गया। इसी दौरान करीब 7:30 बजे छत से कुछ पत्थर गिरे, फिर ईंट गिरी। कुछ बच्चों ने जाकर स्कूल के टीचर्स को बताया कि छत से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर के बाद पूरी की पूरी छत नीचे गिर गई। 50 से ज्यादा बच्चे मलबे में दब गए। चीख पुकार मच गई। गांव वाले दौड़े, लोगों ने मलबा हटाकर बच्चों को निकालने की कोशिश की। 20 बच्चों को निकाल पाए, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन के अफसर पहुंचे तब तक 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 2 बच्चों ने हॉस्पिटल ले जाते समय दम तोड़ दिया। अब 20 बच्चे हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। प्रशासन इस मामले को दबाने में जुटा है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि स्कूल करीब 50 साल पुराना है, इसकी हालत पहले से खस्ता थी। बार बार प्रशासन को बताया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और हादसा हो गया। स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा। पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी, सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा। और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गाँव वाले साथ देंगे तो, पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। स्कूल में साहब 8 बजे लगभग स्कूल डल की बच्चा बच्चे 10 के लाया ये डेढ़ के मातों। स्कूल बहुत पुराना है सर भाई साहब, 40-50 बच्चे साथ ताकत। इस दर्दनाक हादसे के बाद इस पूरे इलाके में रहने वाले लोग दुखी हैं, प्रशासन के रवैये से नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले उनकी परमिशन के बगैर ही
उनके बच्चों की डेड बॉडी लेकर चले गए। अब लोगों को बच्चे की बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है। प्रशासन के खिलाफ आज गांव के बाहर प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जुट गए। हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। फिर पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। लोग अब यही पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल की बिल्डिंग का रख रखाव सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजकर गलती की थी? लेकिन जवाब देने की बजाय अब अफसर लीपापोती में जुट गए हैं। झालावाड़ के एसडीएम ने कहा सरकार के आदेश पर सारे स्कूलों की जांच की गई थी। उस जांच में स्कूल की बिल्डिंग जर्जर नहीं पाई गई थी, लेकिन बारिश की वजह से बिल्डिंग की दीवार धंस गई और यह हादसा हो गया। पिछले साल इन दिनों में जितनी बारिश थी उससे डबल बारिश हो चुकी है और उस हैवी रेनफॉल की वजह से जो एक बिल्डिंग थी जिसका पट्टियों की छत थी, आरसीसी की छत नहीं थी, और उसका जो वेट बेयरिंग वॉल होती है उसका सपोर्ट सिस्टम पीछे से जो मिट्टी थी वो ढह गई थी। उसकी वजह से वो वॉल गिर गई और वॉल गिरने से ये स्ट्रक्चर गिर गया। उसमें उस वक्त जो है असेंबली का टाइम था, अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट्स अंदर थे। ये स्कूल जो है सर्वे होता है हमेशा प्री मानसून। 80 स्कूल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जो जर्जर हैं, जिनको रिपेयर की ज़रूरत है। बट दिस बिल्डिंग समहाउ वाज नॉट आइडेंटिफाइड एज जर्जर एंड जांच बताएगी कि जर्जर था या नहीं। हंगामे के दौरान झालावाड़ के डीएम अजय सिंह राठौर भी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने घायल बच्चों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद धरना दे रहे लोगों से मिलने गए, लेकिन डीएम साहब का रवैया बिल्कुल सरकारी था। खड़े होकर के आपसे सारी बात पूछ रहे हैं। आपने कहा कि बाहर के आदमी नहीं आने चाहिए, बाहर के आदमियों को हमने बाहर कर दिया। अजय सिंह राठौर ने कहा उन्होंने शिक्षा विभाग को बिल्डिंग्स की जांच करने का आदेश दिया था। जांच में स्कूल की बिल्डिंग को सुरक्षित बताया गया था, इसलिए स्कूल के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया। स्कूल की बिल्डिंग में सुबह हादसा हुआ और हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले थे वो इसका शिकार हुए। इस तरह के हादसे को रोकने के लिए हम संकल्प है। भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहाँ ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जाँच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। डीएम ने तो शिक्षा विभाग पर दोष मढ़कर पल्ला झाड़ लिया। 5 टीचर्स को सस्पेंड करके जिम्मेदारी उन पर थोप दी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अफसरों से पूछा, जिस बिल्डिंग के बारे में बच्चों के पेरेंट्स बार बार शिकायत कर रहे थे, तो प्रशासन ने उन शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? झालावाड़ वसुंधरा राजे का इलाका है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से सांसद हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वसुंधरा और दुष्यंत दोनों दिल्ली में थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वसुंधरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की और उसके बाद शाम को दुष्यंत सिंह के साथ झालावाड़ पहुंची। वसुंधरा राजे हॉस्पिटल में जाकर बच्चों और उनके परिवारों से मिली। राजे ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ हुए इस हादसे ने उन्हें हिला दिया है। अगर प्रशासन स्कूलों की बिल्डिंग्स की ठीक से जांच करता तो ऐसा दर्दनाक हादसा न होता। आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए। आते आते ही मुझे 7-8 घंटे बाय कार, क्योंकि कोई प्लेन वेन कुछ भी था नहीं, तो हम लोग सीधे दिल्ली से ही आ रहे हैं। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते, तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ। और जो हम लोग अभी जो हम पे से, हमारे दिल पे से गुजर रही है, उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है। आज उन माता पिता का क्या हाल होगा जिनके बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। प्रशासन ने स्कूल के 5 टीचर्स को सस्पेंड करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली,
लेकिन सवाल है, क्या स्कूल की बिल्डिंग की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी स्कूल के टीचर्स की होती है? क्या यह जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीएम की नहीं है? शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव क्या सिर्फ फाइलों पर साइन करने और बयान देने के लिए हैं? अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि राजस्थान के सारे स्कूलों की जांच कराएंगे। लेकिन सवाल है, क्या शिक्षा मंत्री की नींद बच्चों की मौत के बाद ही क्यों खुली? क्या वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे? मुझे लगता है इस मामले में टीचर्स के बजाय बड़े अफसरों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बड़े अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं स्मृति ईरानी के बदलते रोल की। जब से स्मृति ईरानी ने अनाउंस किया कि वो सास भी कभी बहू थी में लौट रही हैं, राजनीति में उनके विरोधियों ने चैन की सांस ली। जब से उन्होंने ऐलान किया कि वो एक बार फिर से तुलसी का किरदार निभाएंगी, तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देकर विदाई दी। कांग्रेस के लोगों को लगा कि हर रोज अपनी हाजिर जवाबी से कांग्रेस की क्लास लगाने वाली स्मृति ईरानी अब वापस टीवी की दुनिया में लौट जाएंगी, उन्हें राहत मिलेगी। आपकी अदालत में स्मृति ईरानी ने बताया कि ऐसा सोचने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। वो राजनीति छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। जिस दिन उनकी पार्टी आवाज देगी वो दिल्ली में नजर आएंगी। स्मृति ईरानी का आपकी अदालत का ये शो थोड़ा अलग है। उन्होंने अपनी जीवन की पूरी कहानी बताई। वो फर्श से अर्श तक कैसे पहुंची, ये उन्होंने बताया। इस दौरान स्मृति ईरानी के बचपन का, उनकी गरीबी का जिक्र भी आया। मैंने दिल्ली के वो दिन देखे हैं जब टैंकर आता था तो मेरे हाथ में बाल्टी थमा दी जाती थी, लाल कलर का बकेट, मुझे आज भी याद है। तो आप कितने फुर्तीले हैं, आप कितने होशियार हैं, ये सारी होशियारी वहाँ टैंकर से पानी खींचते वक्त समझ आता है। या फिर गांव में है तो गांव में कुएं से पानी खींचने में समझ आता है कि बाकी कोई झगड़ा करे या ना करे, माँ के लिए जो बाल्टी का पानी है वो चुपचाप शांति से घर आ जाए, क्योंकि बाकी सबके झगड़े से नहीं, माँ की पिटाई से ज़्यादा डर लगता था। स्मृति ईरानी का कहना है कि हर फेलियर ने उन्हें हिम्मत दी, रास्ता दिखाया। जिस 7 साल की लड़की ने अपने पिता को राष्ट्रपति भवन के पास सड़क पर किताबें बेचते देखा, उस लड़की ने बड़े होकर राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली। इसका जिक्र भी स्मृति ईरानी ने किया। जिस दिन आपने राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर शपथ ली, उस दिन आपको याद आया था कि 7 साल की बच्ची ने क्या क्या देखा है? जिस आर्मी क्लब के सामने बैठ के किताबें बेची, उसी फौज की सुप्रीम कमांडर के साथ खड़ा होना अपने आप में गौरव की बात है। तो मैंने दिल्ली को सड़क से देखा और राष्ट्रपति भवन से देखा। ये दोनों चीज़ें, ये सफ़र, और झुकी नहीं, रीढ़ की हड्डी जैसे थी वैसे ही है, हाथ नहीं फैलाया, वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं अपना स्वभाव बदल दूं, तो मैं किस काम की। आपकी अदालत के शो में स्मृति ईरानी ने बताया कि एक नारी के कितने रूप होते हैं। स्मृति ने बताया कि वो बांग्ला, गुजराती और मराठी धारा प्रवाह क्यों बोल पाती हैं। स्मृति ने यह भी बताया कि वो किसी भी शहर में सबसे लजीज खाना कहाँ मिलता है ये बता सकती हैं। स्मृति ने इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की। ये शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। 4-5 सिटीज का मैं आपको नाम। हे भगवान, मत करिए। अमृतसर, केसर का ढाबा। मत करिए। लखनऊ, शुक्ला जी की चाट बाजार में। इंदौर में 56 के लिए कहाँ जाना है? दिल्ली से कौन है? गाजर का हलवा खाना है तो कलेवा में अच्छा मिलता है। गुड़गांव में किशु की दुकान है, वहाँ पे सबसे अच्छा डोडा मिलता है, सबसे अच्छा समोसा मिलता है छोले के साथ। आपकी अच्छी खासी नॉलेज है भोजन के बारे में। ऐसे ही थोड़ी ना वजन बढ़ा लिया। एक्टर, लीडर, प्रोड्यूसर स्मृति ईरानी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, मोबाइल और टीवी पर अश्लीलता को रोकने के लिए आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। एडल्ट कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना है कि ये ऐप्स
एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और पॉर्न कंटेंट दिखा रहे थे। सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन सबको यह आदेश दिया है कि इन OTT ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक किया जाए। बैन किए गए ऐप्स में ऑल्ट, उल्लू, देसी फ्लिक्स और फेमस जैसे प्लेटफॉर्म हैं। इसके अलावा बिग शॉट्स ऐप, जलवा ऐप, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, शो एक्स, कंगन ऐप, अड्डा टीवी, देसी फ्लिक्स, गुलाब ऐप, हलचल ऐप, शोहित जैसे ऐप भी अब बंद हो जाएंगे। ऑल्ट ऐप को एकता कपूर ने लॉन्च किया था, जबकि उल्लू ऐप को IIT कानपुर से ग्रेजुएट विपु अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। कोरोना लॉकडाउन के दौरान ये ऐप हिट हुए और हिट होते ही इनमें एडल्ट कंटेंट बढ़ता गया। कई सांसदों ने भी इन ऐप्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी और आज फाइनली सरकार ने इन पर बैन लगा दिया। इससे पहले मार्च 2024 में भी सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 OTT प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई थी। साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक किया था। हालांकि आज के जमाने में किसी भी मीडिया पर पाबंदी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जमाना है, लेकिन ये OTT प्लेटफॉर्म्स जिस तरह के प्रोग्राम दिखा रहे थे, उन्होंने शालीनता की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लील बातें लोगों को दिखाई जा रही थी, इसलिए इन पर बैन लगाना तो जरूरी था। इन OTT प्लेटफॉर्म की वजह से समाज में विकृतियां फैल रही थी, इसलिए इन्हें ब्लॉक करना जरूरी था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरी मेहमान है सुपर एक्टर और तेज तर्रार पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी। आपकी अदालत के स्पेशल शो में स्मृति ईरानी ने पहली बार अपने पेरेंट्स की बात की, उनके डिवोर्स की बात की। 40 साल पहले जब उनके माता पिता अलग हो गए थे तो स्मृति ईरानी ने कैसा दर्द महसूस किया, इसका जिक्र आया और यह दर्द आपकी अदालत के शो में झलका। लेकिन इसके बाद स्मृति ने यह भी बताया कि कैसे वो 40 साल पहले अलग हो चुके अपने माता पिता को एक साथ छुट्टी के लिए लेकर गईं। मेरे माता पिता अलग हो गए थे जब मैं 7 साल की थी और आज से 40 साल पहले समाज में ये कहना कि मेरे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, वो शर्म की बात होती थी। जब लोग पूछते थे, अरे मम्मी आई है, पापा कहाँ हैं, या पापा दिख रहे हैं, मम्मी कहाँ है, तो मुझे लगता है पहली बार जीवन में मैं जब सार्वजनिक बोल पाई, अब मैं आपको बताता हूं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ती टेंशन के बारे में। आज थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया पर बम गिराए। कंबोडिया ने भी ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया, एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया। इस जंग में अब तक थाईलैंड के 16 सिविलियंस की मौत की खबर है। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। कंबोडिया में भी करीब 10 लोगों की मौत हुई है। 20,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। हैरानी की बात है कि 2 देशों के बीच जंग एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर हो रही है। कंबोडिया ने इल्जाम लगाया कि थाईलैंड ने प्राचीन शिव मंदिर प्रीविहार के चारों तरफ फेंसिंग करके मंदिर का एक्सेस बंद कर दिया है, जबकि यह मंदिर कंबोडिया की सीमा में पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कंबोडिया के पक्ष में कई बार फैसला सुना चुका है। 900 साल पुराना यह मंदिर UN हेरिटेज की लिस्ट में है, लेकिन अब थाईलैंड इस प्राचीन मंदिर पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और अब दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन्स, मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। थाईलैंड का आरोप है कि बॉर्डर पर पहले जैसी स्थिति थी, उसकी फौज ने शिव मंदिर पर कब्जे की कोई कोशिश नहीं की। कंबोडिया की फौज ने बॉर्डर के करीब रहने वाले उसके नागरिकों पर फायरिंग की, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इसीलिए जवाबी कार्रवाई के तौर पर थाईलैंड की एयरफोर्स ने कंबोडिया के ठिकानों पर बम बरसाए और बॉर्डर को बंद कर दिया। अब दोनों देशों ने दूतावास बंद कर दिए हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से सामान का इंपोर्ट बंद कर दिया है। कंबोडिया का दावा है कि उसकी आर्मी ने जबरदस्त जंग के बाद
सरहद के आसपास मंदिरों को थाईलैंड की फौज के कब्जे से आजाद करवा लिया है और अब कंबोडिया के एयरफोर्स के विमान थाईलैंड के फौजी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जिन मंदिरों को लेकर जंग हो रही है, असल में ये मंदिर ऐसे ट्रायंगल पर हैं जहां कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस की सीमा लगती है। मंदिर कंबोडिया की सीमा में है। इनके चारों तरफ की जमीन थाईलैंड की है। थाईलैंड की फौज की तैनाती रहती है, इसलिए टेंशन तो लंबे वक्त से थी। लेकिन इस बार थाईलैंड की फौज ने मंदिर के चारों तरफ फेंसिंग कर दी। कंबोडिया को यह बात नागवार गुजरी और उसने थाईलैंड पर अटैक कर दिया और अब ये लड़ाई बढ़ती जा रही है।